स्टूडेंट्स કેમ છો બધા મજામાં सब लोग बढ़िया होंगे क्योंकि हमने हमारे 2 लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। अब जाते हैं हम लोग तीसरे लेक्चर में। तो याद करो दोस्तों, फर्स्ट 2 लेक्चर के अंदर हमने फिजिक्स की बात कर दी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। आपके पास 2 चीज है, एक मेरे पास पत्थर या कंकर यानी स्टोन है और दूसरा पंख है यानी पितल है। हम इन दोनों को छत से नीचे फेंक रहे हैं, क्या होगा? क्या दोनों एक साथ नीचे आएंगे? कौन पहले आएगा, कौन लास्ट में आएगा? तो सब लोगों ने बोल दिया कि हाँ सर, स्टोन है वो जल्दी आएगा, फास्ट आएगा। रीजन क्या? तो रीजन आप लोगों ने ये सोचा होगा कि उसका मास ज्यादा है। यस एग्जैक्टली, इसका मास ज्यादा है इसलिए वो जल्दी नीचे आएगा। अब यही स्टोन को मैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, पृथ्वी के बाहर निकल जाऊं यानी अर्थ से बाहर निकल जाऊं और इन दोनों को फेंकू तो क्या फिर वही चीज होगी जो हम लोग अभी देख रहे हैं? क्या स्टोन जल्दी नीचे आएगा? पंख यानी पीतल जल्दी नीचे आएगा? नहीं। यानी इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि सर, अर्थ पे जब हम होते हैं तब वहां पे एक मेन चीज होती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। याद करो दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही मैंने पत्थर को फेंका वो फास्ट नीचे आया क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ेगी। जब इसका मास कम है तो स्लोली स्लोली नीचे आएगा। कोई बोला सर छत पे नहीं जाना, तो कोई बात नहीं, स्टूल या टेबल ले लो। टेबल से आप 2 चीज फेंको, बॉल फेंको या ऐसा पंख फेंको, तो भी वही कॉन्सेप्ट होगा। जिसका मास ज्यादा है, जो एयर को ज्यादा कट कर पाएगा वो जल्दी नीचे आएगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि आप एक काम करो, एक बहुत ही लंबी, वेरी लॉन्ग एक ट्यूब ले लो। सर इसके अंदर, तो उसके अंदर भी जो हमने बोला था कि हम लोग अर्थ के बाहर जाते हैं, वैसा ही कॉन्सेप्ट आएगा। इस पे कोई जल्दी नीचे नहीं आएगा, कोई स्लो नीचे नहीं आएगा। अगर आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल देखते होगे या फिर कोई भी यूट्यूब पे सर्च करते होगे, तो आपको बहुत सारे साइंटिस्ट या बहुत सारे जो अर्थ के बाहर चले गए, वो सारे साइंटिस्ट, अपना मिशन मंगल देख लो या फिर कोई भी मूवी देखो जिसके अंदर जो अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़ के बाहर गए, वो लोग साइंटिस्ट चल नहीं सकते, वो तैरते रहते हैं, है ना? यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि वहां पे मास डिपेंडेंट नहीं होता। जब हम अर्थ पे होते हैं तो अर्थ पे ग्रेविटी के कारण मास आता है, पर जब हम लोग अर्थ से बाहर निकल जाते हैं तब वो ग्रेविटी होती नहीं। सर दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाओ। तो सर ये फिजिक्स आपने पढ़ाया, वो हमारे रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है? तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हमने लास्ट टाइम बोली थी। आज मैं उसकी पूरी बात करता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट यानी टेम्परेचर की बात। ओके, तो आपके सामने मैंने एक वर्किंग मॉडल दिखा है कि हमारे जो बाइक, एक्टिवा, स्कूटी, स्टीमर, रेलवे, सब जगह यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। यहाँ से हीट पकड़ेगा यानी ये पिस्टन देखो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। जैसे ही लेफ्ट करेगा तो ये पहिया घूमेगा, जो भी हीट आएगी यहाँ से ऊपर चली जाएगी, फिर से यहाँ से हीट पकड़ेगा यानी ये पहिया राउंड राउंड राउंड, यानी उसका रोटेशनल मोशन होता जाएगा। याद होगा सबसे पहले जो भी ट्रेन बनी थी वो इंग्लैंड में बनी थी। ओके दोस्तों, तो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आया। सर अभी जब हमारे पास कंप्यूटर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारी जो भी कनेक्शन होती है ना दोस्तों, वो सारी वायर्ड कम्युनिकेशन में। सर वायर्ड का मतलब तो एक लंबा सा वायर लेना पड़ता है ना? जैसे अपना टेलीफोन की बात करें तो पहले फोन करते हेलो ऐसे थे, जैसे यहाँ से कनेक्ट करके ये रखना पड़ता है। अब तो क्या आ गया, वायरलेस हो गया, यानी आप मोबाइल लेके घूम सकते हो। आपको होगा, आपको पता होगा ये सिंपल सा मोबाइल आप लेके कहीं वायर नहीं है, वरना पहले तो क्या सब जगह वायर से कनेक्ट करना पड़ता था। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों का कॉन्सेप्ट करके हमने वायरलेस कम्युनिकेशन दिखाया। जिसे आपको पता होगा कि आपके घर पे जो चैनल आती है वो पहले जीटीपीएल का कनेक्शन, तो वो लंबा सा वायर आता था। अब क्या हो गया, सब जगह डिश टीवी हो गया,
यानी वायर का कुछ जरूरत ही नहीं है। अब तो उससे भी स्मार्ट आया जियो फाइबर, एक पतला सा वायर, यानी हम धीरे धीरे वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले साइंटिस्ट आया था रदरफोर्ड, उसने हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट रखे थे। और आगे जाते हैं, तो सबसे डेंजर इस टाइम का सबसे डेंजर चीज वो है न्यूक्लियर वेपन। सही मायने में देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए सबसे अच्छी एनर्जी, क्योंकि उसमें से बहुत सारी एनर्जी मिलती है दोस्तों। हम लोग जो अभी थर्मल का यूज करते हैं, जो कोलसे का यूज करते हैं ना, वो तो कभी खत्म हो जाएगा। और हमारे जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलती है। सबसे पहले उसके बारे में हान और मिटनर ने बोला था। इन दोनों ने बोला कि सर न्यूक्लियर एनर्जी होती है, और उन्होंने सुना है यूरेनियम में से फिशन करके, टू फिशन यानी तोड़ना, रिपीट, यूरेनियम को तोड़ के जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको नाम दे दिया न्यूक्लियर एनर्जी। आज आपको पता होगा कि न्यूक्लियर वेपन के कारण कोई कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश एक दूसरे को धमकी देता है कि हम लोग आप पे बॉम्ब फेंक देंगे, ये सब। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी होती है। अगर उसका सही मायने में कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आपको सामने में डायग्राम दिया है, ये हमारा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। वहां पे बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब आप लोग 12th के अंदर आएंगे तब मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। सर ये तो बड़ी बात हुई। अब याद करो 11th स्टैंडर्ड या 9th या 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे नैनो टेक्नोलॉजी। पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर था, फिर उससे छोटा, अब तो आपको पता है क्वांटम आ गया, यानी इतना छोटा डिवाइस आ गया। इसका मतलब इसके अंदर सिलिकॉन, याद रखना दोस्तों ये वर्ड 12th में आएगा ही, सिलिकॉन चिप यूज होती है। आपको इंटेल, आप लोगों ने इंटेल का प्रोसेसर वो तो देखा होगा, छोटा छोटा डिवाइस होता है, सही मायने में उसको आईसी बोलते हैं। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, रिपीट माय वर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो 12th में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। अभी से कितना याद रखो दोस्तों कि जो चिप होती है वो सिलिकॉन की होती है, जिसके कारण बहुत बड़े डिवाइस छोटे छोटे बनना चालू हो। बड़ी सी बात एक और कर ले, हमारा सोलर सिस्टम, ये सारे प्लेनेट सन के आसपास घूमते रहते हैं। सन के आसपास घूमते रहते हैं, इसका मतलब ये आया कि सन अपनी तरफ इन सबको पकड़े रखता है, यानी उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। रिपीट माय वर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों ये वर्ड प्लीज याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत काम में आएगा आपके माइंड में और आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा आगे जाते हैं कि सर कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, तो फोर्स को भी हम लोग दो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट हमारे कौन से, एक था मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। याद आ गया होगा, मैक्रो, मैक्रो यानी बड़ा बड़ा फोर्स, लाइक टेंशन, बोरी को खींचना। फ्रैक्शन यानी आप जो चलते हैं तो हमारे शूज, हमारे जो जूते, स्लीपर्स, उनका और रोड के बीच में फ्रैक्शन होता है। नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे स्प्रिंग की बात करूं तो स्प्रिंग को मैं इनसाइड प्रेस करूंगा तो बाहर की तरफ जाएगा। देखो देख सकते हो मैं इनसाइड उसको प्रेस कर रहा हूं, ओके। जब मैंने ये प्रेस हुई स्प्रिंग को छोड़ दिया तो ये कब आएगी, बाहर की तरफ आएगी। यानी स्प्रिंग के अंदर ये उसके अंदर जो फोर्स करता है, जो उसको अपनी मूल अवस्था प्राप्त करने का ताकत लगाता है ना। ये हम लोग 11th में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम याद रखो, स्प्रिंग। अब बेटा आपको पहला, सेकंड यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर में से अब जो मैं बोल रहा हूं मोस्ट आईएमपी अब स्टार्ट होना चालू हुआ। ऐसा बोल सकता हूं कि 11th 12th सब जगह ये कॉन्सेप्ट आने ही वाला है। बेसिकली फोर्स के, फंडामेंटल फोर्स के कितने टाइप्स है, तो दोस्तों 4 टाइप्स। एक अर्थ वाला फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों मैक्रोस्कोपिक फोर्स यानी बड़े बड़े। अब ये जो फोर्स आ रहे हैं वो छोटे छोटे यानी न्यूक्लियर के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। याद रखना दोस्तों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसमें जो स्ट्रॉन्ग से कम होता है उसको हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दोस्तों रेडी हो जाओ, ये 4 नाम पक्के करने हैं, कुछ भी हो पक्का 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 करना है। हाउ मेनी टाइप्स, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा वीक न्यूक्लियर। आज दोस्तों ये क्लिप में हम लोग एक फोर्स को बहुत ही पक्का कर देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना 11th में आएगा ही।
तो पहली चीज मैं इसके मेन मेन पॉइंट समझाता हूँ। सर ग्रेविटेशनल फोर्स वो सबसे पहले हमारे सर आइजैक न्यूटन ने बोला था। उसने ऐसा बोल दिया कि आपके पास अगर दो छोटे छोटे मास है तो उन दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स रहता है। रिपीट बाय वर्ड, एट्रैक्टिव फोर्स रहता है। रिपीट बाय वर्ड, एट्रैक्टिव फोर्स रहता है, वो म्यूचुअल अट्रैक्शन करता है, उसमें सर रिपल्सन होता ही नहीं है। दो मास अपनी तरफ एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे, इसलिए उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में सब जगह है। जैसे आपने अभी बोला सोलर सिस्टम, वो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। सबसे ज्यादा जिसका ज्यादा फोर्स होगा उसका ज्यादा मास होगा, यानी सन का मास सबसे ज्यादा है। देख सकते हो आप, सन के आसपास सब लोग घूमते रहते हैं। उसका रीजन ये है सर, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है ना, और ये लार्ज स्केल फिनोमेना है। आप सोचो कि सन और प्लूटो, यूरेनस, इन सबका डिस्टेंस कितना बड़ा होता है, 10⁶, 10⁷, 10⁸ इतना मीटर, इतना लंबा डिस्टेंस होता है, फिर भी ये फोर्स एक काम करता है। इसका मतलब ये लॉन्ग स्केल फिनोमेना। दूसरी बात, क्या इन सब के बीच में कोई मीडियम है? सही मायने में देखो तो एक पूरा वैक्यूम है, कोई ऐसा मीडियम नहीं है, यानी ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। रिपीट, ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। रिपीट, ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। फटाफट रिवाइज करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने बोल दिया, हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का होगा। दूसरा, यूनिवर्स सब जगह लगता है, मास पे डिपेंडेंट है, अट्रैक्टिव ही रहेगा, रिपल्सन नहीं होगा, लार्ज स्केल फिनोमेना है। रिपीट, लार्ज स्केल फिनोमेना, बहुत बड़े डिस्टेंस पे काम करता है और मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं। तो प्लीज 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 3-2 मार्क्स से एमसीक्यू में आए तो ग्रेविटेशन फोर्स पक्का करना पड़ेगा। मैं आज आपको एक छोटा सा डिफरेंस अभी याद करवाता हूं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हो सके तो दोस्तों ये डिफरेंस मेरे को पक्का करके दो, क्योंकि ये आपका 11th स्टैंडर्ड है और ये आपका 12th स्टैंडर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है और ये दो चार्ज के बीच में डिपेंड करता है। रिपीट, ये ऑब्जेक्ट के मास पे, जिसका मास होना चाहिए, और ये चार्ज पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव रहेगा, है ना, क्योंकि मास के अंदर कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव दूर जाएंगे, यानी रिपल्सिव फोर्स, यानी रिपल रखेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो अट्रैक्टिव फोर्स। यानी सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि चार्ज के साथ। तीसरा, ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं था। हमने बोल दिया था सन, अर्थ, प्लूटो सब डिस्टेंस देखो, वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं था। ये मीडियम पे डिपेंडेंट है। क्या इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, सब पे डिपेंड करेगा। और चौथी और मेन वर्ड दोस्तों कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है। याद रखना, ये ज्यादातर एमसीक्यू में आता है, सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। रिपीट माय वर्ड, सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो 4 पॉइंट फटाफट रेडी हो जाओ। मैं ग्रेविटेशनल, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल मास पे डिपेंडेंट है, आप चार्ज पे डिपेंडेंट हो। मैं एट्रैक्टिव ही फोर्स लगाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स लगाएंगे। ग्रेविटेशनल मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम पे डिपेंडेंट है। ग्रेविटेशनल सबसे वीक वर्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्गर है। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं ऐसा बोलूं कि आगे आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर किया। फिर से बोलता हूं, फंडामेंटल फोर्स 4 थे, प्रीवियस स्लाइड आपको याद होगा। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बर्ड और वीक न्यूक्लियर बर्ड। दोस्तों इतने फोर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डीप में पढ़ेंगे। तब तक प्लीज 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 ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छे से पढ़ना। प्लीज हो सके तो नेट पे भी सर्च कर सकते हो,
बहुत मजा आएगा। और हमारे 11th के अंदर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे उसके अंदर उसकी डिटेल क्लियर करेंगे। तब तक बाय बाय एवरीवन, बाय।